किताबी लोगों ने जबरदस्ती टॉपिक को बहुत आगे बढ़ाया है, तो जरा उनकी बातें समझ लेते हैं। ये सब ओवर द टाइम एग्जाम वालों ने, राइटर्स ने क्रिएटिविटी अपनी डेवलप करी। आइंस्टीन को जितना बताना था बता दिया, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। अब उन्हीं बातों को हम थोड़ा ग्राफिकल तरीके से देखने वाले हैं, है ना। तो पूरे सेटअप की स्टोरी क्या थी, एक बार फिर से जनता, है ना, ये मैंने समझाया था। ये लिनार्ड का वो सेटअप है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया जाता था। पता कैसे चलता था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन किसको दिखता है? इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलता था? इस एमीटर की हरकत से पता चलता था कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब कहीं से तो इलेक्ट्रॉन मूव कराने की चीज है। इलेक्ट्रॉन किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी यार अंदर की बात क्या है कि अगर हम लाइट यहां से डालेंगे, जब मैं लाइट कहता हूं तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि विजुअल लाइट, वो इंफ्रारेड हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, सुटेबल फॉर द मेटल, इस मेटल के लिए जो जरूरी है ऐसी लाइट हमने यहां से डाली। जैसे हम लाइट डालेंगे तो एमीटर हरकत करता है। इसका मतलब अब हरकत क्यों करा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने पूरी कहानी समझाई। उस कहानी में ये बात है कि यार इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनसे ये फोटोन, ये एनर्जी जाके टकराती है, और एनर्जी अब एनर्जी नहीं बल्कि मोमेंटम वाली एनर्जी है, तो वो उसको हिट करके बाहर निकालने की क्षमता रखती है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देता है। सुटेबल, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। क्या पता है इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकलेंगे तो कुछ के अंदर बहुत एनर्जी होगी। मान लिया यार मैंने 2 करोड़ फोटोन गिराए, तो 2 करोड़ में 2 लाख की इफेक्टिव टक्कर हुई, मतलब बहुत कम इफेक्टिव टक्कर होती है। इफेक्टिव टक्कर समझ रहा है कि जिनकी भाई इतने सारे फोटोन गिरेंगे तो सब थोड़ी कांटेक्ट में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, किसी के हाथ में फोटोन आएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा। तो अब यार 2 करोड़ में से 2 लाख की टक्कर हुई, और 2 लाख में से कुछ 20,000 इलेक्ट्रॉन निकल पाए, यानी आउटकम हमारे पास क्या है 20,000 का नहीं। और उन 20,000 का यहां क्लाउड बनने लगा। उनमें से कुछ 2,000 इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जेटिक थे जो इस मेटल के अंदर, सामने वाले एनोड के अंदर, इस टर्मिनल के अंदर पेनिट्रेट कर जा रहे थे और यहां की इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे। मेटल की एक खासियत है कि यार वो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है, अगर कहीं बढ़ जाएगा तो उसको इक्वेट करने लग जाएगा। तो अगर यहां इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम करंट बोलते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब वायर में जो हरकत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस मेटल के अंदर फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन। क्या जनता समझ पा रही है ना। तो मैंने कहा यार कि इस पूरी कहानी में पहले तो यार मेन बात है, समझ में आ गई सबको, है ना। फोटोन यानी एनर्जी के पैकेट गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल निकलते हैं। फोटोन एनर्जी है, एनर्जी गिराते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और नजर किस में आता है? करंट में। तो अब इनको लेके राइटर्स ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। यह एक बैटरी इन्वॉल्व कराई और यह देखने की कोशिश की बैटरी की प्लेट वोल्टेज, इसको प्लेट वोल्टेज मतलब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसकी वोल्टेज को डिसाइड करेगा, निगेटिव इसकी वोल्टेज को। तो इसके इनके बीच में हम क्या ला सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एनोड कह रहे हैं, मतलब यहां मैं पॉजिटिव लाने वाला हूं, यहां उसके मुकाबले निगेटिव होगा। तो अब मुझे बता क्या ये पॉजिटिव क्या काम कर सकता है? मैंने अभी थोड़ा देर बोला था कि 20,000 निकल रहे हैं, में से मात्र 2,000 इलेक्ट्रॉन का करंट का हिस्सा बन पा रहे हैं, बाकी 18,000 क्या कर रहे हैं? फिर बाकी 18,000 इस चैम्बर के अंदर टहल रहे हैं, उनको कुछ कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि इस मेटल पे घुसने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, और सारे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के नहीं होते हैं। मैंने कारण बताया था हाई एनर्जी क्यों नहीं होते, कुछ बहुत गहराई से निकलते हैं तो बेचारे अपनी एनर्जी खो देते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं यार कि 2,000 अगर मैं इनकी संख्या बढ़ाना चाहता हूं तो उन दबे कुचले इलेक्ट्रॉन की मदद करने लगूं। मदद कैसे होगी? क्या मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने लगूं? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। याद है पिछली क्लास में बताया था V के वोल्टेज डिफरेंस से किसी भी Q चार्ज को QV की एनर्जी का इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, डिक्रीमेंट भी दिया जा सकता है। बट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फायदा कराएगा या नुकसान?
फायदा कराएगा। यानी अगर इनके बीच में V का वोल्टेज डिफरेंस है तो एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे भी निकला है तो उसको गेन कितना हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा E इंटू V का। अरे यार V क्या होता है, एक जूल को, एक कूलाम को कितनी एनर्जी मिली, तो E चार्ज को कितनी एनर्जी मिली, तो इतना फायदा हो जाएगा कि नहीं। तो अगर वो दबा कुचला इलेक्ट्रॉन रेस्ट से भी निकला है तो यहां वो अच्छी खासी स्पीड से टकराएगा। तो पहले मैं कह रहा था 2000 टकरा रहे थे, मैंने वोल्टेज थोड़ा बढ़ाया 3000 टकराने लगे, नहीं और बढ़ाया तो 4000 5000 ऐसे करते करते, क्या पता यार अगर मैं इसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दूं तो हम कितने इलेक्ट्रॉन को करंट का हिस्सा बना सकते हैं। यार 2 लाख तो निकले नहीं थे भाई, है ना, जितने निकल रहे हैं। अच्छा ये बातें मैं पर सेकंड कर रहा हूं, 20,000 पर सेकंड निकल रहे हैं, तो हर सेकंड मैं 20,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता। उसके बाद मामला चाहे जितना वोल्टेज बढ़ा दो, मामला कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या ये भाव सबके अंदर आ रहा है कि अगर मैं पोटेंशियल करंट बेसिकली किसको डिनोट करता है, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन करंट का हिस्सा बने हैं उसी हिसाब से, और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये बहुत ऑब्वियस फील है कि ये ग्राफ कैसा आएगा। अगर मैंने 0 वोल्टेज रखा है करंट आएगा कि नहीं, अरे कुछ इलेक्ट्रॉन तो करंट का हिस्सा ऐसे ही बनने को तैयार थे, करंट आएगा मगर कम आएगा, है ना। फिर मुझे बताओ वोल्टेज मैंने थोड़ा बढ़ाया, करंट बढ़ेगा, और बढ़ाया, अच्छा तेजी से बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वो तो वैसे ही करंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार बैठे थे 18,000, जैसे ही किसी ने मदद की करंट, बात समझ रहा है। यानी ये वो बेरोजगार हैं कि थोड़ा सा किसी ने हाथ बढ़ाया तुरंत वो काम पे लग गए, है ना। लेकिन क्या बताओ अगर मैं इतना पोटेंशियल ला दूं कि जितने बेरोजगार उतने रोजगार, तो सब जो है जॉब में आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर चाहे जितनी मैं नौकरी निकालूं कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, नहीं, यानी उसके बाद ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। ये ग्राफ एक लेवल तक बढ़ेगा और उसके बाद, क्योंकि उससे ज्यादा करंट हम नहीं बढ़ा सकते, कि बहुत ऑब्वियस थॉट है, ऐसा होना ही चाहिए। क्या जनता समझ पा रही है कि नहीं, किसी को इस बात पे कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो अब क्या करें जिससे करंट और बढ़ जाए, एनी आइडिया किसी बात, अब क्या करें कि करंट और बढ़ जाए। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ा दें। जो बेरोजगार पहले 20,000 पैदा हो रहे थे अब हम 40,000, यानी अगर मैं यहां एक टॉर्च से रोशनी डाल रहा था तो 20,000 निकल रहे थे, 2 टॉर्च लगा दूं 40,000 निकलने लगेंगे, और 40,000 निकलने लगेंगे तो उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाएगा कि नहीं। यानी अगर मैं कह रहा हूं इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, तो ये ग्राफ और इस ग्राफ में किस बात का अंतर है, I2 ग्रेटर देन, यार I1 I2 किस बात को डिनोट करता है, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट, यानी एक टॉर्च की 2 टॉर्च या 6 टॉर्च, ज्यादा टॉर्च होंगी तो क्या ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात में किसी को कोई आपत्ति है, ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बात और मैंने बातों बातों में करी है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से भी करंट को बढ़ाया जा सकता है, ये थॉट सबके मन में आया है। तो मैं एक और ग्राफ बनाने वाला हूं, करंट वर्सेस इंटेंसिटी, करंट वर्सेस इंटेंसिटी। सोचो मैंने यार इस वोल्टेज पे ध्यान देना बंद कर दिया, मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी थी, लगा के छोड़ दी, अब मैं इस पे कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, और 5 वोल्ट पे मैं कुछ एक टॉर्च लेके यहां लगा था, करंट कुछ 2 एम्पियर आ रहा था, बैटरी फिक्स है, एक टॉर्च लगा के खड़ा था और करंट कितना आ रहा था, 2 एम्पियर आ रहा था। करंट बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 2 टॉर्च, यानी पहले एक टॉर्च था तो 2 एम्पियर, 2 टॉर्च करूंगा तो कितने एम्पियर आएगा, 4। सीधी सी बात है, 2 टॉर्च का मतलब डबल प्रोडक्शन डबल करंट, 3 टॉर्च करूंगा तो कितना आएगा। यानी क्या ये भाव सबके मन में आ रहा होगा कि करंट का उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट से सीधा सीधा कनेक्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। क्या मैं कह सकता हूं करंट I इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी कैपिटल I, करंट को मैं स्मॉल I से दिखा रहा हूं और इंटेंसिटी को मैं कैपिटल I से दिखा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है, और जब ऐसा रिलेशन होना चाहिए। अच्छा मैंने एक और चीज बोली है साथ में कि मैं बैटरी के वोल्टेज पे अब बदलाव
ये ग्राफ बनाते समय मैं बैटरी के वोल्टेज में बदलाव कर रहा था, ये ग्राफ बनाते समय वोल्टेज में फिक्स रख रहा हूं, तो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। जितने गुना वोल्टेज बढ़ाओगे, सॉरी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, उतने गुना, कितनी बात सबको समझ में आ गई है? नोट करते जाए। करंट की इस वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। सैचुरेशन क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उतने सब करंट का हिस्सा बन चुके हैं, इससे ज्यादा हम करंट बना ही नहीं सकते जब तक टॉर्च ना बढ़ाएं। क्लियर है भाई? अभी मैंने यार इस ग्राफ में एक बात को रोक के रखा है, ग्राफ के पॉजिटिव पोटेंशियल पे मैंने ग्राफ बनाया है ना यार, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी मैं यहां पर वोल्टेज को पॉजिटिव रख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को मदद कर रहा हूं ताकि वो करंट का हिस्सा बने, है ना। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना काबिल है, हम ये चैलेंज करना चाहते हैं अगर करंट को हमें घटा के जीरो करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कि मैंने कहा 2000 इलेक्ट्रॉन थे जो करंट का हिस्सा बन रहे थे कि नहीं? अब अगर मैं उन 2000 में वही होंगे जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं, अगर मैं सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को ब्रेक लगा दूं, ब्रेक कैसे लगाऊंगा? यहां पॉजिटिव देने की जगह क्या दे दूं? नेगेटिव, और यहां नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो क्या ये नेगेटिव उन इलेक्ट्रॉन को फेवर करने के बजाय रिपेल करेगा, यानी वो E इंटू वी की एनर्जी बढ़ाने के बजाय घटाएगा, है ना? घटाएगा कि नहीं? तो इस समय मैं इस प्लेट को नाम दिया था एनोड, लेकिन दे कैसा रहा हूं? नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव। यानी अब मैं ग्राफ के राइट साइड के लिए काम नहीं कर रहा हूं, लेफ्ट साइड के लिए काम कर रहा हूं। तो नेगेटिव वोल्टेज करने के साथ करंट में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट होगा, सीधी सी बात है, डिक्रीमेंट होगा, है ना। कारण कि मैं 2000 वालों को भी रोक रहा हूं, 2000 से 1000, 1000 से, अगर मैंने इतना वोल्टेज कर दिया कि मैं सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा हूं तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। यानी उस 2000 में जो सबसे एनर्जेटिक है उसको मैंने रोक दिया, है ना। तो उसके लिए कोई एक नेगेटिव वोल्टेज हमें रखना पड़ेगा। मैंने यार यहां पे उस नेगेटिव वोल्टेज को यहां दिखाया है ना, इसको कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। इतना वोल्टेज नेगेटिव में लगा दोगे तो करंट जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? अच्छा बताओ, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है। पहले इसमें मैं एक टॉर्च रखता था किसी खास कलर की, येलो कलर की, दूसरी टॉर्च भी मैंने येलो कलर की ही डाली है, टॉर्च एक ही कलर की है, उससे निकलने वाले फोटोन भी सेम एनर्जी के होंगे कि नहीं? तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी सेम एनर्जी के होंगे कि नहीं? बल्कि मैं मोस्ट एनर्जेटिक पे दावा कर सकता हूं कि एक टॉर्च का मोस्ट एनर्जेटिक दूसरी टॉर्च का मोस्ट एनर्जेटिक एक जैसा होगा कि अलग अलग? नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन उस भीड़ में जो सबसे एनर्जेटिक होगा एक टॉर्च पे और जो दूसरी टॉर्च पे, वो एक ही जैसा होगा। इसका मतलब क्या है कि पहली टॉर्च से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मैंने जितना नेगेटिव लगाया था, क्या दूसरी टॉर्च मिलने के बाद भी उतना ही नेगेटिव लगाऊंगा और करंट जीरो हो जाएगा। यानी इस ग्राफ को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी यहीं आके रुकेगा। क्या जनता समझ पा रही है?
इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। अभी मैं कट ऑफ वोल्टेज अगले पेज पे समझाऊंगा और डिटेल में, इतना पहले नोट कर ले, मैंने पॉजिटिव के लिए भी समझाया था, अभी नेगेटिव के लिए। ये ग्राफ एक ही जगह क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने इनकी इंटेंसिटी सेम अलग अलग रखी है, लेकिन जो एनर्जी इसकी थी वही एनर्जी, यानी ये भी येलो लाइट के फोटोन थे और ये भी येलो लाइट के, मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखी, या कह सकते हैं एनर्जी भी सेम रखी है ना, अमाउंट बढ़ा दिया है। क्लियर है, नोट कर लिया है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, ये करंट वर्सेस इंटेंसिटी हो गया, ये भी हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैंने क्या मतलब बताया है, हाँ, मिनिमम opposing potential which can stop most energetic electron hence current become जीरो। तो यार उतना अपोजिंग पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो हो जाए उसी का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या इतनी बात समझ में आ गई है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, हम लोगों ने यार एक फॉर्मूला बनाया था कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन में पूरी भीड़ में सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी का होता है, E माइनस वर्क फंक्शन। ये सबने पढ़ा है नो डाउट। E को हम और क्या लिख सकते हैं, और फाई को, और ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इतनी एनर्जी सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की है और मुझे उसकी एनर्जी खत्म करना है, कम करना है ना। तो यार एक V का वोल्टेज कितनी एनर्जी को बढ़ा या घटा सकता है। यार एक V का वोल्टेज किसी Q चार्ज की कितनी एनर्जी बढ़ा सकता है, QV, और कितनी घटा सकता है, QV घटा सकता है। देखो जब मैं घटाना बोल ही रहा हूं तो उसमें फिर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। जब मैं खुद ही बोल रहा हूं, तुमने माई 11 सर्किल पे 100 रुपया लगाए, 50 वापस मिल गए, नहीं मैं पूछूं तुम्हारा कितना घाटा हुआ, तो तुम -50 बोलो क्या। हाँ अगर मैं क्वेश्चन उल्टा पूछूं तब तुम माइनस लगा सकते हो, मैं कहूं कितना फायदा हुआ तब -50 बोलोगे। तो जब मैं बोल ही रहा हूं कि घाटा हुआ है तो उसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं, मैं देखता हूं प्रचार आता है, ऐड आता है, मुझे पता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं लगा रहा हूं। और 50 रुपए का फायदा करके भी क्या होगा। इस एग्जाम्पल से ये भी समझ में आया होगा कि सर ने लगाया भी होगा तो 50 रुपए लगाया होगा। मैंने एक्चुअली 50 रुपए एक दिन लगाया था। मैं देखना चाह रहा था कि इसमें है क्या, बस जानने के लिए, भाई जानना सब कुछ चाहिए। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि वो आर्टिफिशियली अपने 1000-2000 प्लेयर डिजिटल बना देते हैं, उनमें ओरिजिनल भी बीच बीच में होते हैं, नो डाउट ओरिजिनल भी होते हैं। अगर उसका डिजिटल जो जीत रहा है और कोई ओरिजिनल जो जीत रहा है मैच कर गया तो ओरिजिनल वाले को पैसा मिल जाएगा। ऐसा 100 बार में शायद किसी एक बार होता होगा, वरना उनका डिजिटल ही जीतता है, उसी को 1 करोड़ मिल जाता है, बाकी सब हारते हैं। कुछ लोग को क्या होता है, 50 लगाए 50 वापस मिल गए, ऐसा कुछ होता है 24 लाख में 2 लाख लोगों के साथ। 50 लगाए 50 वापस मिल गए तो उसको लिखते यू वन 50 रुपीज, तो आदमी खुश हो जाता है। भाई जीते कैसे, 50 लगाए 50 ही तो वापस मिले, तो जीत कैसे गए। तो बोले नहीं वो टिकट का प्राइस था कि आप यहां जुआ खेलने आए। खुश हो लो अपने मन से। तो इस तरीके से मैंने 50 रुपए का नुकसान किया एक बार, क्योंकि उसके पहले वो एंट्री नहीं दे रहे थे जुआ खेलने के लिए। खैर
तो मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कोई ट्राई ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। यहां वापस आ जाए, बीच बीच में थोड़ा सा लाइफ लेसन मिलना चाहिए। कोई टाइम बर्बाद कर रहा है तो क्यों करे, जब सब फर्जी है तो क्यों टाइम बर्बाद करे। और अगर किसी ने लगा दिए ना 50 रुपए, भले 50 लगाए हों, तो पूरे टाइम कम से कम अटेंशन तो मैच ले ही जाता है। नहीं, कितना भी जरूरी काम हो, बीच में आएगा मेरे 50 रुपए लगे हैं, देखें यार मैच में क्या हो रहा है, तो वो टाइम बर्बाद होता है। चलो वापस आ जाता है, टाइम बर्बाद ना करें। तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी का है ना, और इसी एनर्जी को रोकना है। तो क्या के मैक्स बराबर QV लिख दें, और QV क्यों, इलेक्ट्रॉन है तो इतना। जब मैं EV लिख रहा हूं तो इसका मतलब E जो वैल्यू है 1.6 और V का मतलब जितना वोल्टेज हमने लगाया है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है भाई। E की वैल्यू और V की वैल्यू रखोगे तो के मैक्स के बराबर होना चाहिए, तो वो उतनी एनर्जी को रोक देगा। मैं ये क्यों अश्योर हूं कि रोक देगा, अरे भाई मैं अपोजिंग वोल्टेज लगा रहा हूं तो रोक ही देगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही। तो अगर मुझे कभी स्टॉपिंग वोल्टेज निकालना हो तो इसी फॉर्मूले में के मैक्स की जगह क्या लिख दो, EV। नहीं तो V का आंसर क्या आ जाएगा, E/E माइनस phi/E। बन गया कि नहीं। यानी अब तक जो ये फॉर्मूला था ये बन गया। देखा जाए तो के मैक्स का V से सीधे सीधे लेना देना है। क्या के मैक्स यार, के एक सिंबल है यार, के काइनेटिक एनर्जी है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये के दो नाम नहीं है भाई, नहीं तो क्या सर के और E का मल्टीप्लीकेशन है। ये भी पता नहीं तरह तरह के डाउट होते। मैंने अपनी लाइफ में इतने तरह के डाउट सुने हैं कि मुझे सबका जवाब देने का कभी मन करता है। तो के एक है भाई, काइनेटिक एनर्जी V एक है, तो काइनेटिक एनर्जी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या जितना ज्यादा इस भीड़ में इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होगा, उसको रोकने के लिए वोल्टेज भी उतना हाई लगाना पड़ेगा कि नहीं, सीधी सी बात है। क्या इतनी बात समझ रहे हैं। तो यार हमें नहीं पता कि ग्राफ कब किसके बीच में पूछा जाएगा, कब किसके, तो हम लोग क्लास में चीजों को मैक्सिमाइज करेंगे। सब कुछ पढ़ लेंगे ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ समझदारी अपने साथ ले जाना पड़ेगी। अब यार फैशन में ये नहीं चल रहा कि काइनेटिक एनर्जी और वोल्टेज का ग्राफ बनाया जाए। मैं तुमसे पूछता हूं कि काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज का अगर कोई स्टॉपिंग वोल्टेज का ग्राफ पूछे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अरे y बराबर mx वाला रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा अभी किसी को दिक्कत हो y बराबर mx, मैं बता दूं यार, जब मॉडर्न खत्म हो जाएगा तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में आएंगे, और फर्स्ट पार्ट में मैथमेटिक्स की जितने पैटर्न है जो फिजिक्स में बार बार काम आने वाले हैं, कम से कम इस टॉपिक में तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैथ्स कितना जरूरी है जगह जगह। तो जितने भी बड़े बड़े पैटर्न हैं उन पे भी हम बात करेंगे। मतलब ये नहीं कि उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, वो भी समझाया जाएगा। अभी फिलहाल ये मान लें कि जब भी y बराबर mx वाला लुक होता है, m फिक्स है और x एक वेरिएबल है जो बदल रहा है, और y एक वेरिएबल है जो उस पर डिपेंड करता है, तो क्या x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x की पावर 1 है तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोला जाता है, और उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, लाइन बनता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटेंसिटी और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था तो लाइन ग्राफ बना था। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो ये एक चीज मैंने लिखी है। एक ही बात कहां हो गई, इसमें ई का फर्क नहीं है, एक ही बात नहीं है, बस प्रोपोर्शनल है। हाँ एक बात कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई लिखता है तो वो एक्चुअली वोल्टेज ही लिख रहा है। क्यों, क्योंकि एनर्जी को जब भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो वो होता क्या है, वोल्टेज। तो ये तुम कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सेम एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, जूल में नहीं। क्या मैं ये लाइन लिख देता है, काइनेटिक एनर्जी इन ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सेम एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर जूल में काइनेटिक एनर्जी लिखी हो 100 जूल, तो क्या वो स्टॉपिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा, नहीं, 100 डिवाइड बाई 1. इतनी बात सबको समझ लेना है। मैंने यार ये फॉर्मूला ला दिया, मैं यहां पे ये लिखा करता था हर बार और कहता था क्या बताओ, कहीं HNu माइनस फाइव लिखा हो, वो भी तो के मैक्स का फॉर्मूला है। कहीं SC बाई लेमडा माइनस फाइव लिखा हो, वो भी तो फॉर्मूला है। क्या कहीं HNu माइनस HNu नॉट लिखा हो,
तो हम सारे लुक नहीं रटेंगे, समझदारी रखना है। अब जैसे मैंने ये लिखा है, मुझे बताओ क्या एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई ये फॉर्मूला है कि नहीं? अरे फिर से वही बात है, फाइव को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट एस सी बाई लैम्डा नॉट। ई को हम क्या क्या लिख सकते हैं? ई को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एच न्यू एस सी बाई लैम्डा। तो क्या इसके भी बहुत सारे लुक बनाए जा सकते हैं कि नहीं? 7-8 लुक मैं यही लिख सकता हूं इसके नीचे। लेकिन अब यार हमें ये स्किल डेवलप करना है, हमें जबरदस्ती पन्ने नहीं भरना और दिमाग की मेमोरी खर्च नहीं करना है, दिमाग के लॉजिक से मेमोरी को बचाना है। क्लियर है भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूले क्लियर है? अब हम यार इनमें ग्राफ भी बनाने वाले हैं, ये जो इक्वेशंस लिखी हैं इनके ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है? पहले नोट कर लें, नोट कर लिया है? जो फेमस है उनके ग्राफ में बनाऊंगा, कुछ छूट रहा है तो तुम्हें अपनी समझदारी दिखाना है। जैसे इसके अगर 3-4-6 लुक और संभव हैं तो उनमें ई की जगह फ्रीक्वेंसी आ सकता है, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा मान लिया फ्रीक्वेंसी वाला, तो ई पोटेंशियल और ई में भी ग्राफ बनाया जा सकता है, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में बनाया जा सकता है। तो थोड़ी समझदारी सबको दिखाना होगी। चलो, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या लेना देना है? क्या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख दो या फाइव लिख दो। क्या के ई मैक्स का न्यू के साथ ऐसा रिलेशन है y बराबर एम एक्स माइनस सी लुक, या एम एक्स प्लस सी लिख दो, सी नेगेटिव है, ऐसे कुछ लोग कह देते हैं, ये स्टैंडर्ड लुक है, y बराबर एम एक्स माइनस, है ना? तो यार y बराबर एम एक्स जिसमें x की 1 पावर है, ये भी लाइन ही होता है, बट ये लाइन ओरिजिन से जाने वाली नहीं होती है। ये लाइन कैसी होती है? चलो मैं यही बनाता हूं। ये लुक क्या है? y एक्सिस में के ई मैक्स है, के ई मैक्स है, और x एक्सिस में क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना? और इसका c कैसा है? नेगेटिव। देखो यार, c पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर कट करता है, c नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे कट करता है ना? तो यार ये ग्राफ नीचे कट करेगा और उसके बाद ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। ये किसका हो गया? के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाइव का, y बराबर एम एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई? c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कि वो जो y एक्सिस है उसमें ओरिजिन से कितना लेंथ कट पे कट किया है, ऊपर या नीचे। अगर ये -5 है तो नीचे, प्लस होता तो ऊपर। बात क्लियर है? ये इंटरसेप्ट है। तो क्या बता, इस हाइट को तुम क्या नाम दोगे? इस ग्राफ में इस हाइट को भाई इंटरसेप्ट कहते हैं, ये तो मैथमेटिकल नाम है मैथ्स में। इस टॉपिक में वो इंटरसेप्ट क्या है? फाई है। क्या ये ऊंचाई को फाई लिखेंगे? यानी कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम्हें इस जगह पर कोई नंबर लिखा मिल जाएगा, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ना? ये लाइन एनर्जी की लाइन है नहीं? तो यार ये खास एनर्जी है। खास एनर्जी कौन सी खास एनर्जी? जितने में इलेक्ट्रॉन निकलता है, वर्क फंक्शन। तो यहां एनर्जी ऐसे लिखी हो, तुम्हें समझ जाना चाहिए वर्क फंक्शन लिखा है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस किसको डिनोट कर रही? फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को। तो मैंने यार देखो जरा, इस जगह से पहले ग्राफ को डॉटेड बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ना यार, ये क्या वर्क फंक्शन का मतलब एच न्यू नॉट होता है। अगर हमारी डाली हुई फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तब के ई मैक्स का मतलब ही खत्म हो जाएगा। के ई मैक्स खत्म नहीं हो जाएगा, के ई मैक्स का मतलब ही खत्म हो जाएगा। सोचो कि किसी
किसी मेटल की रिक्वायरमेंट है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन गिराओ, कम से कम तुम 3 डालो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं? 4 डालो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालो, नहीं होगा, है ना? या उसी चीज को, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर सकते, भाई एनर्जी होती है तो वो एनर्जी किसी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ही तो होती है। मैंने कहा यार किसी की मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट 4 लाख हर्ट्ज है, 4 लाख हर्ट्ज मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और तुम 3 लाख हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसका नाम हमने रखा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या उसके पहले ग्राफ एग्जिस्ट? क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मैथ्स में एक टर्म होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, उस समय समझ ही नहीं आता नॉट डिफाइंड है क्या, तो उसका मीनिंग ही नहीं है। अरे भाई जिसके इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं उसकी तुम काइनेटिक एनर्जी पूछे तो कहोगे अजीब पागल हो यार, क्या पूछ रहे हो, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। जहां ये आ जाए अजीब पागल हो यार क्या बात पूछ रहे हो, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो यहां ग्राफ नॉट डिफाइंड है। इससे आगे में ग्राफ को मैंने कंटिन्यूअस बनाया है, मतलब इसके बाद डिफाइंड है। यानी ये जो इक्वेशन लिखी है ये वैलिड ही तब है जब न्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगा, उसके कम के लिए ये ग्राफ, ये मैथ्स, ये फॉर्मूला मतलब ही नहीं रखता है। क्या जनता समझ पा रही? तो जहां मतलब नहीं रखा वहां डॉटेड करके दिखाया जाता है, जहां मतलब रखता है वहां कंटिन्यूअस ग्राफ दिखाया जाता है। बात क्लियर है? अब मैंने 2 बातें लिखी हैं। स्लोप, एम क्या होता है? एम क्या होता है? स्लोप। बता इस रिलेशन में स्लोप क्या है? यार स्लोप मैथमेटिकल टर्म है। इस मैथ्स में, इस इक्वेशन में फिजिक्स का कौन सा टर्म स्लोप की जगह ले रहा है? एच। स्लोप क्या है? एच। और इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट मैं बता चुका हूं। इंटरसेप्ट जिसको हम सी बोलते हैं वो क्या है? फाई है। तो यार एम और सी मैथ्स के सिंबल हैं जो जनरल बातें करते हैं। जनरल बातें मतलब वो किसी भी टॉपिक में हो सकती हैं। किसी भी टॉपिक में सी हो सकता है, किसी भी टॉपिक में एम हो सकता है। उसका पर्टिकुलर इस टॉपिक में क्या नाम है, स्पेशली मैं इस फॉर्मूले में क्या नाम है वो लिख रहा हूं। क्या जनता समझ गई? और समझ गई तो आगे मैं पूछने वाला हूं यार। समझने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अब मैं आगे हर बार समझाऊंगा। अब मैं यार एक ग्राफ तुमसे खिंचवाना चाहता हूं, किसके बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला वो लिखा है, उसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, स्लोप लिखना है, क्या होगा, इंटरसेप्ट लिखना है, क्या होगा, ये तुम्हें लिखना है। प्रयास करें यार, सब कुछ मैंने समझाया है, ये फॉर्मूला सामने लिखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी सामने ला देता हूं, ठीक है? ये बन गया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा वहीं रखे रखे दबाओ तो नहीं काम करता, ट्राई करो। इसका मुंह अपनी तरफ घुमाओ। अरे मैं, अच्छा चलो छुओ मत, मैं कर रहा हूँ बस, बटन अकेले दबाओ। ट्राई करो शायद काम बन जाए, क्योंकि जब छूते तो मुझे डर लगता है। नहीं कर रहा, उल्टा मुंह घुमाओ इसको। हाँ अब छुओ मत, बस ऊपर से बटन अकेले छूना है। नहीं कर रहा है, ठीक, कोई स्टैंड बनवाना पड़ेगा। स्लोप ये हो जाएगा और फिर ये वाई इंटरसेप्ट। ठीक, और कोई? ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है? अच्छा ये तो तुम समझ गए होगे, लाइन बनेगा। स्लोप एच न्यू बाई ई होगा या एच बाई ई होगा? न्यू तो एक्स पैरामीटर है ना, ठीक। स्लोप थीटा नहीं होता है, टेन थीटा होता है। थीटा की जगह एच बाई ई मत लिखो, वहां लिखो टेन थीटा बराबर एच बाई ई। स्लोप का मतलब, अगर जैसे ये एंगल किसी को पता हो
तो टेन थीटा भी स्लोप ही होता है। मतलब टेन थीटा करने से जो आंसर आएगा वो h का आंसर आएगा, है ना। कभी कभी ऐसी भी बात हो सकती। तो स्लोप m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्लोप का मतलब मैथ्स में टेन थीटा ज्योमेट्री में होता है, ज्योमेट्री में। चलो ग्राफ देखते हैं यार, वो फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या है? v बराबर h बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव बाई ई, ये लिखा है यार। मैंने यार फ्रीक्वेंसी को अलग कर दिया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो वेरिएबल है जिसको बदल बदल के हमें ग्राफ बनाना है। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको बदल बदल के हम v बदलेंगे। v डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो v बदलेगा। तो हमारा y पैरामीटर क्या है? v, और x पैरामीटर क्या है? न्यू, है ना। तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है? यहां हम स्लोप m लिखते हैं कि नहीं, और यहां हम लोग c लिखते हैं। हाँ भाई, तो स्लोप क्या है? h बाई ई। कितने लोगों ने लिख लिया यार मुझसे पहले? कितने लोगों ने प्रयास किया था सोचने का? ये भी यार डेवलपमेंट है, प्रयास भी कर रहे हो तो डेवलपमेंट है, और अगर तुम खाली बैठे हो तो फिजिक्स तुमसे दूर हो रही है। इंटरसेप्ट कितना है ना, 5 बाई ई या माइनस 5 बाई ई लिखें और बेटर होगा, क्योंकि हम इंटरसेप्ट जब लिखते हैं तो c की वैल्यू लिखते हैं। फॉर्मूले में हमेशा प्लस c लिखते हैं, तो माइनस फी बाई और बेटर है। वैसे तो ऑप्शन में हो सकता है साइन ना दिया, हो सकता है दिया हो, तो दिया हो तो बेटर आंसर क्या है? नेगेटिव। दोनों दिए हो तो नेगेटिव चूज करना है। बात क्लियर है? ये 5 बाई इंटरसेप्ट है। बात क्लियर है ना। अच्छा, कल को ऐसा भी हो सकता है कि फाई को कोई एच न्यू नॉट लिख दे, तो ये भी इंटरसेप्ट है। अब ये कोई पढ़ाएगा नहीं यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता? फाई को कोई एस सी बाई लेमडा नॉट लिख दे, तो क्या एस सी बाई लेमडा नॉट इंटू ये भी इंटरसेप्ट होगा? तो कितना रटोगे यार। देखो यार, अब तुम समझने बैठो तो बस ये फॉर्मूला है, वहां से तुम सब कुछ रिकवर कर सकते हो, और रटने बैठो तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, नहीं रट पाओगे यार। फिजिक्स में पैटर्न समझना पड़ेंगे, आंसर रिकवर करने के तरीके समझना पड़ेंगे, तो फिर आंसर सारे समझ में आएंगे। क्या क्या ये स्लो इंटरसेप्ट नहीं है? मैं चलो ये पढ़ाना भूल जाता, आज नहीं पढ़ाया। अरे मैं भूल ही जाता हूं, कई बार नहीं बताता हूं, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि एंड तक तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, पूरा पैटर्न कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। मान लिया मैंने ये नहीं बताया, तो चार ऑप्शन में से तुम्हें ये ऑप्शन मिला ही नहीं कहीं, तो नहीं समझना चाहिए यार कि फाई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट होता है, तो फाई को एस सी बाई लेमडा नॉट लिख दो तो लुक मैच कर जाएगा। हर बात दुनिया में कोई एक टीचर कभी नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें पैटर्न सिखा सकता है ना, और हर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुबहू मैच नहीं करा पाएगा। कुछ कहीं पढ़ाया होगा, कुछ कहीं पढ़ाया होगा, उसके कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, हालांकि 25-30 क्वेश्चन तो हुबहू मैच कर जाते हैं कई बार, मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये नीट में स्पेशली, है ना, नीट में ऐसा होता है कि बहुत सारे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन तुमने देख रखे होंगे, शायद डेटा बदल दें ऐसा कुछ। तो ग्राफ कैसा बनेगा यार? ग्राफ फिर से कैसा बनने वाला है? लाइन बनने वाला है, लाइन बनने वाला है। यहां पर ये वैल्यू 5 बाई ई की वैल्यू है, यहां माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये हाँ ऑलरेडी नीचे है तो लोग केवल वैल्यू भी लिख देते हैं, एक ही बात है यार। अगर मैं इसको थीटा लिखता हूं तो टेन ऑफ थीटा इस बार क्या है? एच बाई ई। क्या ये पूरी बातें क्लियर है? नोट कर लिया है? तो यार के मैक्स का ग्राफ और न्यू का ग्राफ, के मैक्स का और वोल्टेज का एक ही जैसा ग्राफ है, बस क्योंकि ई भरे का अंतर था, ई का ही तो फर्क था, तो देखो यार स्लोप और इंटरसेप्ट में ई का ही फर्क आया है। क्लियर है भाई? आई होप कि निकाल लिया है सबने, कर लिया है। मैंने यहां पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब इतना सब पढ़ाने के समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं खरे उतरने ना उतरने से तुम्हें डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है। ये 2 ग्राफ, ठीक है, तुम्हें सोचना है। अच्छा, करंट का इंटेंसिटी के साथ क्या लेना होता है मैं बता चुका हूं। इंटेंसिटी का दूरी के साथ क्या फॉर्मूला होता है मैंने कभी, पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलो इतनी मदद मैं इसके लिए कर देता हूं। ये 2 ग्राफ ट्राई करना है, पेंसिल से बना लो।
फिर बाद में मैं जब बताऊंगा तुम उसको डार्क कर लेना। एनीवन? तो पहले वाला कोई रिलेशन ही नहीं होता। भाव तो पैदा हुआ है, भाव एक्सप्लेनेशन तो होगा, ठीक, एक्सप्लेनेशन तो बोल सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करेगा ना कि तो ग्राफ होगा या नहीं, मेरा क्वेश्चन? सर ग्राफ ही नहीं होगा, ग्राफ डजंट डिफाइन। नहीं करता है तो फिर होगा। वेरी गुड। ये इंटेंसिटी ग्राफ है, ये दूसरा सही है, पहले पे और विचार करें। वेरी गुड, ये मतलब होता है। सोर्स डिस्टेंस मैं मतलब बता देता हूँ, बहुत मतलबी आदमी यार, सब कुछ पूछते हो। जैसे मैं कह दूँ यहाँ एक लाइट लगाई है, ठीक है, क्या वो लाइट से यहाँ पर इस विंडो में, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली विंडो है, क्या यहाँ पे लाइट गिरती है? अगर ये सोर्स दूर चला जाए तो उतनी ही लाइट गिरेगी। तो वो इंटेंसिटी का आर के साथ रिलेशन होता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो सोर्स का मतलब ये हमारा सोर्स है, और जहां पर लाइट गिर रही है, सोचिए यहां पे टॉर्च का बल्ब है। प्रयास अच्छा है, प्रयास करें, अपना रिएक्शन दें, फिर मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। पेंसिल से करें, अभी डार्क ना करें। पेन से मत बनाओ यार। सर उसका कांस्टेंट हो जाएगा क्या? चलो यार, सबने अपना रिएक्शन सोच लिया है, अपना भाव ग्राफ में उतार दिया है, और सोचो यार। नहीं अब सही है, इससे क्या ये क्या बात हुई, अब सही है, ये सेकंड वाला आई और आर का है ना। ठीक, इनके दोनों सही हैं। एनीवन एल्स? हाँ पहला सही है, दूसरा क्या था? हाँ दूसरा सही है, ठीक है, दोनों सही। दूरी बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ेगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में तो पैराबोला घटेगी। वेरी गुड, अब सही। मुझे बताओ, इसमें मैं पहले एक टॉर्च से लाइट डाल रहा था, मैं 5 टॉर्च और ले आया। जब एक टॉर्च डाल रहा था तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था, अच्छा टॉर्च की फ्रीक्वेंसी वही है भाई। जब मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, ये कोई बताता नहीं यार, ये बाय डिफॉल्ट है। पहले मैं न्यू फ्रीक्वेंसी की एक टॉर्च डाल रहा था पीले रंग की, फिर मैं एक और टॉर्च लाया पीले रंग का, एक और ले आया, 4-5 ले आया, है ना। तो बताओ जो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, पहले ज्यादा एनर्जेटिक थे, अब सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पहले एक इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक निकल रहा था, अब 5 इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक निकल रहे होंगे, नंबर बढ़ जाएगा, मगर उनकी क्षमता में कोई फर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, लेकिन केई मैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अभी तक तुमने इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन मैथमेटिक्स का पढ़ा है क्या? तो तुम अपनी मेमोरी में झांकोगे, तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा, और इस फॉर्मूले में कहीं भी इंटेंसिटी है ही नहीं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड, जो चीज डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, मगर इस इंटेंसिटी, एक टॉर्च पे भी इंटेंसिटी होगी, 2 टॉर्च पे भी उतनी, 3 टॉर्च पे भी उतनी, हर टॉर्च पे इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी सॉरी उतनी ही होगी। इंटेंसिटी बदलती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो चीज फिक्स रहती है उसके लिए ग्राफ की ऊंचाई बदलती नहीं है भाई। हाइट ही तो बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, है ना। अगेन कई बार ये कोई नहीं पढ़ाता है, तो ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस हैं। क्लास में कन्वर्सेशन सारे होते हैं, बातें सारी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% बातें कोई कर पाए। फिजिक्स इतनी छोटी और इतनी वाइड है कि क्रिएटिविटी करते जाओ तो जाने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, और समझने पे आ जाओ तो उतने ही में सब समझ जाओगे आधे घंटे में। बात मेरा यार, मतलब बल्कि आज की क्लास में मैंने जितनी बातें करी वो सारी बातें करी हैं जो पिछली क्लास में करी हैं, तुम यकीन मानो तो। बस यही वर्बल करी है, उस दिन कल लिखवाया था। तो ऐसी है यार कि समझने। और जब मैं बहुत शुरू में पढ़ाता था, आज से 14 साल 15 साल 18 साल पहले, तो जेई वालों से शुरू किया था मैंने, मतलब बल्कि अब मैंने अपने कैरियर में 12 साल तो जेई वालों को ही पढ़ाया है, नीट वालों को 7 ही 8 साल पढ़ाया। तो उस समय मैं एज्यूम करता था यार थ्योरी पढ़ के आए होगे तुम लोग, क्या जरूरी थ्योरी पढ़ना।
सीधे फॉर्मूलों पे आते थे और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन ही क्वेश्चन में पूरा समय बीतता था, है ना। अब क्योंकि नीट की रिक्वायरमेंट दोनों है ना, और अक्सर लोगों की थ्योरी भी गायब ही होती है, तो इसलिए वो सारी बातें बताई जा रही हैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे भी फिजिक्स को हैंडल किया जा सकता है। मैथ्स, इसीलिए मैं कहता हूं शुरू थ्योरी से करो, लेकिन पकड़ना किसको है, मैथ्स को पकड़ के रखो। मैथ से जितने एक्सप्लेनेशन निकल सकते हैं उनके एक्सप्लेनेशन मैथ से जोड़ो। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना, कहां से संभाल पाओगे, उसको बांधे रखने वाली चीज क्या है, उसको बांधे रखने वाली चीज क्या है, मैथ्स है। क्या अभी जितने हमने वो स्लोप लोप सब बातें करी वो कहां से निकली है, वो एक इक्वेशन से निकली है, के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, उसी से पोटेंशियल वाला फॉर्मूला निकला है। तो वो कनेक्टिविटी क्लियर है तो हम सारे आंसर दे देंगे, कनेक्टिविटी क्लियर नहीं है तो तुम्हें मेमोरी झांकना पड़ेगा। मेमोरी अनलिमिटेड किसी की भी नहीं हो सकती यार, है ना, किसी की ज्यादा किसी की कम हो सकती है। और जिसके पास ये रिकवरी प्लान है तो वो एंड लेवल पे भी रट ले, अच्छी बात है, यहां से वहां भी पहुंच जाए, दोनों रास्ते उसके लिए खुले हैं, जैसे पढ़ना चाहे। हाँ भाई, ये बात क्लियर है। जैसे कई बार होता था फिटजी में, जब मैं था तो एक बैच था 12th में शुरू होता था, उसको CSO बैच बोलते थे। 12th में शुरू होता था और 11वीं 12वीं दोनों पढ़ना रहता था, तो कोई भी टीचर उसको लेता नहीं था, कभी मतलब मना कर देता, सर हमको प्लीज ये बैच मत दीजिए, कोई दूसरा दे दीजिए, ठीक है। और उसमें कई बार ऐसा भी करते थे, मतलब उसमें हफ्ते में, जैसे बाकी लोगों की हफ्ते में 4 या 5 क्लास लगती थी, इसमें हफ्ते में एक सब्जेक्ट की 2 क्लास मिलती थी, बहुत रिक्वेस्ट करो तो कभी कभी 3 मिल जाती थी। तो सोचो यार, 12वीं का बच्चा है, रोज सुबह स्कूल जाता है, शाम को आके 2 क्लास डेली आता था, यानी जैसे 6 दिन क्लास चली तो सबके खाते में हर सब्जेक्ट खाते में 2 क्लास लगती थी पूरे हफ्ते में, और उसी में पूरा सिलेबस 11th का भी 12th का भी खत्म कराना होता है। तो कैसे करा सकते हैं, इज इट पॉसिबल? ऐसे ही करा सकते हैं, थ्योरी खत्म सीधे यहां आ गए भाई, थ्योरी खत्म, सब बरबली बता दिया यार कि ये होता है। अब अगर तुमने स्कूल में पढ़ा है, जाके स्कूल वाले टीचर बताते तो है ही ना, थ्योरेटिकल तो वो सबसे ज्यादा बताते, तो वो बच्चे निकलते थे, सिलेक्ट होते थे उसमें। तो मुझे वो बैच मिला था एक बार, तो मतलब पास्ट सारी हिस्ट्री को हटा के मेरा फीडबैक बहुत शानदार आया था, क्योंकि मुझे पता था छोटा कम में कैसे पढ़ाना है और ज़्यादा में कैसे पढ़ाना है, दोनों। तो उनको कम में ही पढ़ाया, उनको बड़ा अच्छा लगने लगा, तो वही पैटर्न ही बना दिया। और सबसे अच्छी बात, जेई में तो एक भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आता ही नहीं, एक भी नहीं आता। जैसे इसमें 6-7 आएंगे, उसमें तो एक भी नहीं आता है, सब मैथमेटिकल रहता है। बात क्लियर है भाई लोग? तो यहां आ जाते हैं। चलो, अगर किसी को ये नहीं पता कि y बराबर समथिंग फिक्स डिवाइड बाई x, समथिंग डिवाइड बाई x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर n, कुछ भी बना रहे, बस n पॉजिटिव बना रहे, 1 से बात, n 1 से बड़ा हो, कुछ भी, उसका ग्राफ पैटर्न कैसे बनता है? उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा, y घटेगा। तो क्या बताओ यार, इंटेंसिटी करंट का r के साथ कैसा रिलेशन है यार? ये चीजें फिक्स हैं, तो कुछ फिक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? ये पावर 1 होती तो कैसा बनता? तब भी ऐसा ही बनता। कुछ लोगों के दिमाग में आता है तब लाइन बनता सर घटते हुआ, बिल्कुल नहीं, तब भी ऐसा ही बनता है। क्यों बनता है, इस पे हम लोग कभी और बात करेंगे, ठीक है? बात क्लियर है? कितने लोगों ने बना लिया था मुझसे पहले? इसका मतलब उम्मीद गलत नहीं है, और इतना पढ़ाने के बाद उम्मीद करना गलत नहीं है। नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बार बार अब एंड तक उम्मीद करते करते ज्यादातर लोग जवाब देने लगेंगे, अगली बार और गौर से सुनेंगे मेरी बातों को, ठीक है? तो एक स्टेज में आके मैं उम्मीद करता हूं, और ये उम्मीद जो है ना तुम्हें लगातार इंप्रूव करेगी। केवल मैं ही पढ़ाता जाऊं ऐसे फिजिक्स कभी कोई सीख नहीं पाता है, ऐसे बस फील गुड होता है, फील गुड कि हाँ हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। फिजिक्स जिसको अच्छी लग रही है इसका मतलब सब गड़बड़ जा रहा है। बात समझ रहे हैं? फिजिक्स में जब तुम्हें रोज रोज चैलेंज मिल रहे हैं, इसका मतलब अब तुम सोचने पे मजबूर हो, अब तुम आगे बढ़ रहे हो। अब इतना भी नहीं कि रोज फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हो, हाँ उसका एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा, है ना? अभी पूरे साल फ्रस्ट्रेट घूम रहे हो तो भी कुछ अच्छा नहीं है, है ना? बेटर है यार कि और भी टीचर है मार्केट में,
वहां पढ़ लो यार, कुछ तो आगे बढ़ोगे। मैं तुम लोगों से नहीं कह रहा हूँ यार, मतलब ऐसा करते हैं लोग, ऐसा करते हैं लोग कि उनको मतलब यार मान लिया फ्रस्ट्रेशन ही होने लगा, ज़्यादा क्वेश्चन करके, ज़्यादा उम्मीद, मेरी ज़्यादा उम्मीदों के तले वो दब गया, तब वो क्या करेगा? फिर ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पे कुछ तो यार रोशनी दिख रही हो कि हाँ कुछ तो हो रहा है, फिर वो अगले साल आएगा मेरे पास। हाँ भाई नोट कर लिया है। तो इस सबका अपना अपना होता है कि कौन कैसे पढ़ाता है। आगे बढ़ जाएं। हाँ कुछ क्वेश्चंस और हैं, उम्मीद वाले क्वेश्चंस और हैं। उम्मीद, ये 3 ग्राफ बने हैं, I1 I2 I3, F1 F2 F3। F मतलब फ्रीक्वेंसी है, में कंपैरिजन करना है मतलब तुम्हें अपनी कॉपी पे लिखना है, मैं देखने आ रहा हूँ। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि तुम बता दो बगल वाला सुन के बता दे, ऐसे थोड़ी होता है। सबको अपनी कॉपी पे लिखना है, ग्राफ चाहो तो बना लो और फिर इनका कंपैरिजन लिख के बताओ। सब कुछ पढ़ाया गया है। अब तुम ये ना कहना सर ये क्वेश्चन पहले करा देते फिर मुझसे पूछते, अगले दिन 2 दिन मैं रट पाता हूं कि नहीं, तो क्या फायदा है यार, रटी हुई चीज कब तक संभालोगे? ठीक, दूसरा F का मतलब फ्रीक्वेंसी है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दूसरा कंपेयर का मतलब होता है इनइक्वालिटी लिखना, कौन ज्यादा कौन कम है, या बराबर भी हो सकते हैं। हाँ ये सही है, ये वाला थोड़ा और सोचें, दोनों सही हैं। ठीक, ठीक। तो ज्यादातर लोगों ने यार मुझे दिखा दिया है एक आंसर ये वाला कि ग्राफ ऊंचा है मतलब उसका सैचुरेशन करंट ज्यादा है, इसका मतलब टॉर्चें ज्यादा लगाई गई हैं। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। कितने लोगों ने कर लिया है? सफक नहीं हुआ ये? तो हाथ उठाओ कम से कम मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। क्या नाम बेटा? हुआ ये? ट्राई किया है बेटा, तो इसका मतलब उम्मीद खराब नहीं गई, उम्मीद करते रहना चाहिए। मुझे बताओ ये सारे ग्राफ एक जगह मिले हैं, इसका मतलब सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया है, तो V बराबर H न्यू माइनस पाई बाई। मुझे बताओ क्या H और E बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ये ग्राफ आमतौर पे किसी मेटल प्लेट पे डाली गई लाइट के लिए है, तो मेटल प्लेट सेम है तो फाइव बाई ई भी सेम होगा। फाइव बाई H बाई ई बदल नहीं सकता, फाइव बाई ई बदल नहीं रहा है। तो मुझे बताओ अगर सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल V सेम है तो न्यू भी सबको सेम होगा, तभी तो काम बनेगा। क्योंकि न्यू बढ़ेगा तो कट ऑफ पोटेंशियल भी बदलेगा। क्या ये कट ऑफ पोटेंशियल होता है नेगेटिव वोल्टेज वाला, ये सबका एक ही जगह मिला है कि नहीं? तो इसका मतलब हर लाइट पीली लाइट थी, सेम लाइट थी, मतलब मैं पीली बोलता हूं एग्जाम्पल के लिए। तो क्या F1 बराबर F2 बराबर F3 होगा? ये भी कंपैरिजन है, हमेशा इक्वालिटी नहीं आता। ये कितने लोगों ने किया था? कोई बात नहीं, अगली बार उम्मीद। तुम्हें इस हद तक सोचना है भाई, जो इस हद तक सोचना सीख गया, आज नहीं लास्ट तक भी अगर तुम इतना समझ गए कि मैथ से कैसे हमें डिसीजन लेना होते हैं, तो समझ लो तुम पुराने हर टॉपिक के लिए तैयार हो गए। ऐसा नहीं कि आज ही के दिन इसी टॉपिक में सीख जाओ। तो तुम्हें यहां तक सोचना है कि कहां से फैसला लें, इस फॉर्मूले से फैसले लें। H और E, फाइव और E बदल नहीं सकता, न्यू सेम होगा तो V भी सेम होगा, और V सेम हमें ग्राफ में दिख रहा है, कहीं तो इंफॉर्मेशन छुपी है ना। सब कुछ कोई बता के भेजेगा, रटा के भेजेगा, ऐसा संभव नहीं। इतना लॉजिक हमें लेके जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? हेडिक सही है,
ठीक, ये तो फिर से आ गया यार, नहीं क्वेश्चन अलग है, चलो फिर से कंपैरिजन करें। सर इसमें जो नेगेटिव होगा वो साइन मैग्नीट्यूड के बेसिस पे मैंने होगा क्या उस पूरे फॉर्मूले में कि negative? कहीं माइनस यूज किया है? मैग्नीट्यूड पे ही बात करना है। ये बीच में इक्वल लगा है, हाँ ये वाला सही है, इस पे और विचार करें। वेरी गुड, दोनों सही है। I2 I3 ठीक ठीक, ठीक बेटा F2 और F1 इक्वल है ना? हाँ ठीक। ग्राफ बना देखो यार सैचुरेशन करंट पे झांके जरा, क्या ये एक जगह पे मिल गए हैं? इसका मतलब कि इस ग्राफ के लिए सैचुरेशन और इसके लिए सैचुरेशन सेम है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि I2 और I3 इक्वल है, तभी तो करंट से दोनों के 20,000 निकल रहे होंगे, तभी तो करंट सेम। I1 से ज़्यादा है। और ये ग्राफ नीचे है तो इसका I1 कम होगा। I को लेके कितने लोगों ने, I2 I3 ज़्यादा होगा ना I1 से? हाँ सॉरी I1 कम है, सॉरी, कितने लोगों ने कर लिया यार ये? इसमें किसी को आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा फ्रीक्वेंसी बात करते हैं, क्या दो के पोटेंशियल सेम होंगे तो फ्रीक्वेंसी भी F1 F2 सेम हो गए, लेकिन इसका कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा मतलब ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि उसको रोकने में ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ा है, V ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी F3 जो है ज्यादा होगी। कितने लोगों ने कर लिया यार? बात क्लियर है? तो अब तुम समझ लो यार, पढ़ के वो जाओगे जो मैंने इन दो स्क्रीन से पहले पढ़ाया है, ये तुम्हें करना आना चाहिए। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये तुमसे उम्मीद कर रहा हूं कि तुम ये कर पाते हो कि नहीं, है ना? ये उम्मीद इसलिए कर रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा तो एग्जाम तुमसे उम्मीद करेगा। जितना मैं पढ़ा के भेजूंगा उसमें से कुछ नए कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें ऑन द स्पॉट फैसला लेना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो वो फैसला तुम्हें लेना सीखना है। क्लियर हो गया भाई? एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, इस पे हम लोगों को बात करना है। के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ऑब्वियसली यार एच न्यू का मतलब ई होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एनर्जी को डबल कर दिया जाए, यानी पहले पीली लाइट के फोटोन गिर रहे थे, अभी कोई और कलर डबल एनर्जी के फोटोन गिरने लगे, तो के मैक्स बिकम डबल, लेस देन डबल, डबल, सेम और मोर देन डबल। नहीं यार पहले क्वेश्चन समझ लें, सुन लें, इतनी जल्दी आंसर क्या देना यार। क्वेश्चन है हमने क्या किया है, जितनी फ्रीक्वेंसी पहले डाल रहे थे, मान लिया पहले न्यू डाल रहे थे तो अभी डबल कर दी है। चलो बोलना नहीं यार, मैं हाथ उठवाऊंगा तुमसे। कुछ करो, पेन से कुछ करो, फिर डिसाइड करो, जो मन में आए करो यार। अच्छा क्या करना है ये तुम्हारी अब तक की अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं छुपा है, नहीं ये छुपा है, तुम उसको डिस्कवर करो ताकि तुम फैसला लेना सीखो। डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा, मोर देन डबल हो गया। फिक्स है ये वाला, फिक्स है मोर देन डबल। चलो डबल वाले हाथ उठाएं।
डबल, ओके। मोर देन डबल मेरा सर। लेस देन डबल वाले हाथ उठाएं। अभी सोच नहीं पाए हैं वाले हाथ उठाएं पहले। ओके, तो पहले सोच ले, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा, तो कहोगे कि उनको मौका नहीं मिला। सोच लिया है? चलो, डबल वाले हाथ उठाएं। लेस देन डबल वाले, लेस देन डबल सेम रहेगा। मोर देन डबल वाले, मोर देन डबल सही है। अब सोचते कैसे, आधा तो पहले जब आप सर क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो सर पूरी इक्वेशन को अगर डबल के फॉर्म में अगर हम देखेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के रिलेशन में कैसा होगा, तो प्लस पाई हो जाएगा वो पूरा अगर डबल हो रहा है तो डबल। थोड़ा और इजी सोचते हैं। हाँ, वेरी गुड। बहुत तरीके हो सकते हैं सोचने के। हाँ, तुम बताओ। h न्यू था पहले, उससे 5 माइनस किया तो उसका कुछ बच रहा था, h न्यू में से कुछ बच रहा था, उसके बाद हमने h न्यू और ऐड किया तो दो तो वही हो गया और ये पहले बचा था मोर देन डबल हो गया। गुड, एक भाव है मन में। वेरी गुड। चलो, मैं ऐसे करता हूं कि E की वैल्यू कुछ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये आंसर कितना आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता सोचने का। ठीक है, मैंने क्या कहा, एनर्जी को डबल किया है या फ्रीक्वेंसी को डबल किया है। किसी को डबल करोगे तो ये तो डबल हो ही जाएगा। अब इसको मैंने 6 कर दिया है ना, तो आंसर कितना आ गया? 5। पहले 2 आ रहा था, अभी 5 आ रहा है, तो डबल है, डबल से ज्यादा है। पहले 2 आ रहा था, अभी 5 आ रहा है, तो डबल है, डबल से ज्यादा। क्या ये तरीका दिमाग में स्ट्राइक कर सकता था कि चलो नंबर को सोचते हैं? ये बेटर तरीका है यार, ज्यादा उसमें दिमाग को पेन मत दो भाई, जो कहा है वो करके देखो। ये तो फिक्स रहेगा ना, इतना तो पता है कि ये थोड़ी बदलेगा जब तक मेटल ना बदले। तो सर लिखा तो है नहीं कि मेटल नहीं बदला। अरे यार, ये माना जाएगा कि सेम सिचुएशन में केवल एक चीज बदली है, फ्रीक्वेंसी बदली है। क्या दिख रहा है सबको कि नहीं? अब कोई इसको कहे सर थोड़ा सा मतलब और टेक्निकल तरीके से क्या समझ सकते हैं? देखो जरा, अगर मैं कहता हूं कि फ्रीक्वेंसी डबल किया गया है, 2 न्यू कर दिया गया है और वर्क फंक्शन भी डबल कर दिया गया है, तो बताओ ये आंसर कितना आएगा? मैं कह रहा हूं, अभी किया नहीं गया। मैं कह रहा हूं जब दोनों को डबल करेंगे तब आंसर पुराने वाले आंसर का डबल आता है, मगर ये तो डबल नहीं किया गया, प्लस पाई ऐड करेंगे तब फिर ये तो डबल किया नहीं है भाई, ये तो डबल किया नहीं, मैंने ज्यादा घटा दिया है। तो चलो ऐसे लिख दे, तो क्या इतना डबल हो गया +5, तो डबल से ज्यादा हो गया। यानी ये घटने वाली चीज भी डबल होती और ये भी डबल होता, तब आंसर डबल आता। अब घटने वाली चीज वही है नहीं। ऐसे सोचो, एक बिजनेस लोग कर रहे थे जिसमें सालाना खर्चे 3 लाख 4 लाख के हैं। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूं यार, 4 लाख का एग्जाम्पल है। इतने बच्चे आए कि 5 लाख की इनकम हो गई, है ना, इतने ही आए थे पिछली बार। ठीक तो कितना फायदा हुआ? 1 लाख का। लेकिन इस बार बच्चे डबल हो गए, फायदा कितना? 6 लाख का। ये जो चेंज है 6 लाख का, तो फायदा डबल से, क्योंकि घटने वाली चीज तो वही 4 लाख है ना यार, पिछली साल भी इतना ही खर्चा था इस बार। ठीक, ये ज्यादा रिलेट कर पा रहे होगे। पैसे की जहां से बात आती तो कान खड़े हो जाते हैं। पिछली बार सुबह सुबह मैं ग्रेविटी में जाता था, अभी आजकल नहीं जा रहा हूं, तो वहां से चीजें चल जाती थी। कोई बात नहीं, चलेंगे ही, ऊपर वाले ने अगर पेट दिया है तो भरने का इंतजाम भी किया ही होगा। हाँ, वही नोट कर लिया है। ये जो मैंने अभी वो सेटअप नहीं दिखाया था बल्ब वाला, जिसमें एक जगह से लाइट डालते थे, ये उसी का प्रैक्टिकल डायग्राम है। वो उसका स्केच डायग्राम था, ये उसका प्रैक्टिकल डायग्राम है। नहीं, बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कोई
तो यार उसमें एक एनोड था जिसमें लाइट डालते थे, उससे क्या निकलते थे? इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा टर्मिनल है जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे। यहाँ बैटरी लगी और इसके थ्रू करंट पास करे। वही चीज इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाई। ऐसा एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो होमवर्क तुम्हारा अब कहां तक अपडेट हो गया? पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद वेव पार्टिकल डुअलिटी भी पूरा होने वाला है। मैटर वेव भी। मैटर वेव इज अ मैटर ऑफ 20 मिनट। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि लाइट है ना, जिसको कोई छू नहीं सकता ऐसा माना जाता था, उसकी हिटिंग नेचर, उसके टकराने की क्षमता के बारे में पढ़ा। उसके अंदर मोमेंटम होता है, जो अविश्वसनीय बात है कि लाइट हमारे हाथ में पड़ रही है, वो हमको धक्का दे रही है। ये विश्वास नहीं होता क्योंकि हमारे हाथ पे लाइट का जो धक्का होता है वो बहुत वीक होता है, इसलिए समझ नहीं आता, बट वो धक्का दे रहा होता है ना। अगर सुटेबल लाइट हमारे हाथ में डाली जाए तो हमारे हाथ के इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकती है। खैर, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लाइट के अंदर पार्टिकल जैसा नेचर होता है। अब हम क्या बात करने वाले हैं? पार्टिकल जिनको छुआ जा सकता है, जिनका मास होता है, उनके अंदर वेव जैसा नेचर होता है। अच्छा, पिछली बार भी मैंने बोला था कि लाइट के इस नेचर को विजुलाइज करने की कोशिश मत करो, बस उसके फीचर समझ लो, है ना, कि हम उसको यार विजुलाइज नहीं कर सकते। वेव को विजुलाइज कर सकते हैं लेकिन क्वांटा को विजुलाइज नहीं कर सकते। बस पैकेट ऑफ एनर्जी है, दैट्स इट। उसका और कोई पिक्चर मन में लाओगे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। कोई पिक्चर है ही नहीं उसकी, उसकी फोटो नहीं है, बस भाव है एक। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के अंदर वेवलेंथ, या पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के अंदर वेवलेंथ जैसी चीज होती है, इसको लेके भाव लाओ बट उसका पिक्चर मत बनाओ, है ना। क्योंकि फिजिक्स में हम लोग ना शुरू से आखिरी तक सब चीज का पिक्चर बनाते हैं, तो एक मन में बना होता है कि इसका कुछ तो पिक्चर, कुछ तो फीलिंग होगा, और जितना तुम इसका फील करने की कोशिश करोगे उतना उलझोगे। तो बेटर है हम फीचर पे ही बात करें, है ना। तो ये ख्याल किसी के मन में कैसे आया कि यार इसके अंदर वेवलेंथ जैसी चीज होती है? तो उसका मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन की जवाब के लिए मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। तुमने यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम सुना है? दो होल होते हैं, उनमें अगर हम सेम फेज की लाइट डालें, यानी एक लाइट का सोर्स यहाँ पे सोचो, एक बड़ा सा लाइट का सोर्स है जो सेम फेज की लाइट दे रहा है, सेम फेज की लाइट दे रहा है। तो लाइट इस होल से और इस होल से निकलती है। इस होल से निकलने वाली लाइट और इस होल सेम फेज पे होती है। आगे पर्दे में कुछ ज्यादा दूरी चल के जाता है, कहीं कम दूरी चल के जाता है। तो हम इस पर्दे पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखा करते थे। ये यंग्स की थ्योरी है कि कहीं कहीं मैक्सिमम ब्राइटनेस और कहीं कहीं। तो ये सारी बातें यंग्स ने 18वीं सेंचुरी के शुरू में बताई थी। किसको लेके? लाइट को लेके। किसको लेके? लाइट को लेके। ये बात उस जमाने की है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं इन होल पे लाइट की जगह स्पीड से जाने वाले पार्टिकल डालूं, उन पार्टिकल के लिए एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। पार्टिकल कोई भी हो, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे, पार्टिकल की क्राउड पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डाले गए, है ना। तो यार तुम क्या उम्मीद करते हो, इन होल से और इन होल से इलेक्ट्रॉन डाले गए। सोचो यार यहां दो होल बनाए गए हैं ऐसे, और सामने एक पर्दा है, पर्दे में जाके वो पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो कहां इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? तो तुम क्या उम्मीद करोगे? इसके सामने इलेक्ट्रॉन का ढेर होना चाहिए, इसके सामने। भाई दो होल हो और वहां से तुम बालू की बौछार करो, तो बालू की बौछार कहां मिलेगी? होल के सामने मिलेगी। नहीं भाई, ऐसा ही लोग पार्टिकल को समझते थे कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जरा देखो, जब इलेक्ट्रॉन की एक लार्ज अमाउंट भेजी गई तो इलेक्ट्रॉन होल में ठीक सामने इस जगह पर सबसे ज्यादा थे, और बीच बीच में ऐसी जगह थी जहां एक को इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही नहीं, और कहीं कहीं फिर से ब्राइट जोन थे। ब्राइट जोन मतलब जहां ज्यादा पहुंचे, डार्क जोन मतलब जहां ना के बराबर पहुंचे या पहुंचे ही नहीं। तो सोचो
कि अगर तुम्हें 2 कमरे के गेट खुले मिल जाएं और वहां से बड़ी सी भीड़ निकलने वाली हो तो तुम क्या उम्मीद करते हो, भीड़ कहां होगी? सामने सामने, बीच में थोड़ी तुम भीड़ की उम्मीद करोगे। मगर भीड़ में ऐसा नजर आ रहा है जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, क्या निकला है? वेव निकली है। और वेव इस रूल को फॉलो करते हैं। यंग्स के सेटअप में समझाया गया कि कहां कहां मैक्सिमा बनेगा, कहां कहां मिनिमम बनेगा। तो यार वेव में इंटरफेरेंस की थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि मैक्सिमम मिनिमम क्यों बन रहे हैं। अभी पार्टिकल में कौन सी थ्योरी है कि वो यहां इकट्ठे ज्यादा हो? कोई आपस में बात करके थोड़ी जा रहे हैं कि भैया यहां इकट्ठा होना, वहां चेयर पड़ी है, वहां एसी भी लगा है, यहां मत जाना, गर्मी होती है। पर्दे पे कोई गर्मी वाला इलाका और सर्दी वाला इलाका तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन बात करते हुए जा रहे हैं कि भैया चलो सामने सामने यहां बैठेंगे मिलके। ये बिहेवियर साइंटिस्ट की परे से एकदम बिल्कुल बाउंस मारने वाला बिहेवियर था। एकदम दिमाग से पर्दे हट गए लोगों के कि ऐसा पार्टिकल कैसे कर सकते हैं। तब दिमाग में किसी ने ये सजेशन दिया कि इसका मतलब यार ये एक्सप्लेनेशन तो हम वेव से दे सकते हैं। इसका मतलब इन भीड़ में कोई इनहेरेंट वेव नेचर है। अब वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी और वो वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मुझे बताओ? क्या इसका पहला ब्राइट कितनी ऊंचाई पे बनता है? तुमने यार अगर यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो पहला ब्राइट d लैम्डा बाई डी पे, दूसरा ब्राइट 2d लैम्डा। तो मुझे बताओ ये हाइट पर्दे पे मेजर करी जा सकती है या नहीं? y मतलब हाइट मेजर करी जा सकती है। कैपिटल D क्या होता है? स्लिट वाले रीजन से पर्दे की दूरी। कैपिटल D मेजर किया जा सकता है कि नहीं? स्मॉल d क्या होता है? स्लिट के बीच की दूरी। D मेजर किया जा सकता है कि नहीं? ये नोट नहीं करना है, बस तुम्हारे पर्दे खोलने के लिए है, तुम भी भरोसा करो। क्या कैपिटल D मेजरेबल है, स्मॉल d मेजरेबल है, y मेजरेबल है? तो लैम्डा भी। तो हम कह सकते हैं इसका वेवलेंथ है। भले उसका कोई पिक्चर हमारे मन में नहीं है बट उसका वेवलेंथ तो है, और वेवलेंथ ना होता तो इस नियम को ये फॉलो क्यों करता? तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा है कि हम वेव की थ्योरी उठाते हैं और इसकी वेवलेंथ निकाल देते हैं। भले उसका हमारे दिमाग में कोई पिक्चर नहीं, हम ये तो कह सकते हैं इसके अंदर वेवलेंथ है। और वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की। लेकिन अब किसकी है? यानी पार्टिकल के अंदर वेव जैसा बिहेवियर है। ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहा है। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, नोट नहीं करना है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस तुम्हारे ढक्कन खोलने के लिए। यही बात सिंगल स्लिट में भी देखी गई। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानते हो यार? एक होल है, यहां से लाइट डाली गई, सामने पर्दे पे एक ब्राइट जोन बनता है, फिर थोड़ा थोड़ा दूर पे ब्राइट ब्राइट डार्क डार्क ऐसे बनते हैं। सिंगल स्लिट में भी यही देखने को मिला कि यार वो भी वेव से एक्सप्लेन होता था। इसका मतलब चाहे डबल स्लिट करा लो चाहे सिंगल स्लिट करा लो, जो वेव की थ्योरी है हूबहू वैसा ही ऑब्जर्वेशन हमें देखने में आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर ही नहीं, सब पार्टिकल के अंदर, हमारे अंदर वेव नेचर। अगर हमारी भीड़ का कहीं बिहेवियर देखा जाए तो वो वेव वाले नियम का पालन करता है। हमारे भीड़ के अंदर वेलोसिटी होना चाहिए, और वेलोसिटी के बाद हमारे साथ यही एक्सपेरिमेंट किए जाएं तो उसके अंदर भी ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिलेगा, है ना? वो यार उस लेवल की वेवलेंथ भी तो हो यार, तभी ये सब चीजें काम होंगी यार, है ना? चलो, तो यार डी ब्रॉगली ने अपना ये स्टेटमेंट दिया था मैटर वेव को लेके। मैटर वेव का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीजों के अंदर वेव की बात करना, ऐसी चीजों के अंदर वेव की बात करना जो वेव ही नहीं, क्या है? मैटर है। यानी मॉडर्न फिजिक्स से पहले वाली फिजिक्स में उनको हम मैटर बोलते थे, पार्टिकल बोलते थे। लेकिन इस टॉपिक के बाद हर मैटर के अंदर वेव हो सकता है और हर वेव के अंदर मास जैसी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, मैटर नहीं कहेंगे। तो यार अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, स्ट्रीम ऑफ मूविंग पार्टिकल कुछ भी हो हैज अ प्रॉपर्टी लाइक वेव, यानी उसके अंदर वेव जैसी प्रॉपर्टी और उसकी वेवलेंथ भी डिफाइंड है। लैम्डा उसने निकाल के बताया, क्या? h बाई पी। यहां h सबको पता है क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। p क्या है? p का फर्दर फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो p क्या है? मोमेंटम है। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? h बाई पी। यानी यार डी ब्रॉगली ने न सिर्फ बताया कि मैटर के अंदर वेव जैसा कैरेक्टरिस्टिक, बल्कि उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला भी बताया। यही सब एक्सपेरिमेंट करके उसने कुछ करके ये फॉर्मूला बताया। हमें सीधे फॉर्मूले से मतलब है।
कुछ मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं यार मैटर वेव की, कि मन में इस तरह के भाव आते हैं कि मैटर वेव क्या है, लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं यार, मैटर वेव ना तो वो मैकेनिकल वेव है जिसको हम विजुलाइज करना जानते हैं, ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी एक फीलिंग है ना, तो ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो मैकेनिकल, एक अलग तरह की वेव है जिसकी वेवलेंथ डिफाइंड है बट और कुछ डिफाइंड नहीं है, ना उसके जैसा है ना इसके जैसा है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिख देते हैं, है ना। क्या पता है वेवलेंथ इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है? नहीं, बस उसका मोमेंटम लाओ, वेवलेंथ ले जाओ। वो मोमेंटम, वो पार्टिकल चार्ज्ड है, नॉन चार्ज्ड है, न्यूट्रल है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लाइनें लिख देते हैं कि अगर पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल दिया जाए और मोमेंटम सेम है तो लैम्डा में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है? ये फॉर्मूला ही सब कुछ बता देगा। नहीं, कि जब मोमेंटम है तो मोमेंटम तो किसी का भी हो सकता है, हमारा भी मोमेंटम हो सकता है, जब हम चल रहे होते हैं हमारी भी वेवलेंथ होगी, बिल्कुल होगी। बात क्लियर है? मास बहुत कम होना चाहिए उस हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं, हमारी वेवलेंथ है, मास कितना भी हो, मास कितना भी हो, इट डजंट मैटर। हाँ, स्पीड होना चाहिए, हाँ स्पीड होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। उस वेवलेंथ के आउटकम्स क्या होंगे वो हमें नहीं पता है, लेकिन लैम्डा तो होगा। अगर कोई पूछ ले कि एक इंसान इतनी स्पीड से दौड़ रहा है उसका वेवलेंथ बताओ, तो हमें इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। हाँ, वेलोसिटी दी होगी, निकाल सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन संभव नहीं है, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आमतौर पे कब होता है? जब पार्टिकल बहुत छोटे हों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऑर्डर के हों। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी का भी निकाला जा सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन केवल कब होता है? जब पार्टिकल बहुत छोटे हों। क्या ये बात समझ में आ गई है? इतनी बातें, है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैटर वेव के प्रिंसिपल पे काम करता है ना। बोर ने जो अपनी थ्योरी बताई है NH/2π, NH/2π, बाद में डी ब्रॉगली ने उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन किया था, और एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली ने अपनी थ्योरी का सहारा लिया था। यानी यार जब बोर ने बताई थी तब उसने ये नहीं बताया था कि स्टैंडिंग वेव जैसी बात तुम कर कैसे रहे हो, है ना। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होता है? वो पार्टिकल से एक्सप्लेन नहीं होता है, किससे होता है? वेव से एक्सप्लेन होता है। ये बात किसने बताई? बोर। बोर की थ्योरी, डी ब्रॉगली की थ्योरी बोर को फर्दर और मजबूत करती है। यानी यार बोर पहले बता गए, डी ब्रॉगली ने उस बात को और मजबूती दी कि इस तरीके से बोर की थ्योरी काम कर रही है। हाँ, MBR = NH/2π जो फॉर्मूला है, MBR = NH, वो डी ब्रॉगली के स्टैंडिंग वेव कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन भी हो जाता है। मतलब पहले उस समय लॉ के फॉर्म में था जब बोर ने दिया था, लेकिन अब उसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर एक्सप्लेनेशन की चर्चा हम करेंगे नहीं इस टॉपिक में, बस इतना स्टेटमेंट लिख लें। शायद कभी कोई थ्योरेटिकल बात करे तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नोट कर लिया है? तो डी ब्रॉगली ने ये फॉर्मूला दिया लैम्डा = h/p। p का मतलब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
जगह छोड़ी कि नहीं? नहीं छोड़ी तो नीचे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। क्या P को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तुमने अगर कभी नीचे ही लिख लें, कोई जरूरी नहीं वहां लिखा जाए। तुमने यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है यार, हाफ mv स्क्वायर। इसमें मैं m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2m बराबर, यार ke को मैं केवल k लिख दूं चलेगा, है वो ke। ये 2m इधर भेज देते हैं, 2m बराबर क्या आ गया? m स्क्वायर v स्क्वायर। अगर मैं यहाँ का स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? h अपॉन mv। mv को मैं और क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2m k। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या सबके लिए? सबके लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। m मास होगा, k क्या है? अब काइनेटिक एनर्जी। यानी मोमेंटम से भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है और काइनेटिक एनर्जी से भी। अब मैं यही फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखने वाला हूं। लेमडा इक्वल टू h बाई एम बी किसके लिए वैलिड है? सबके लिए। बस इसमें m ही आ जाएगा और क्या। h अपॉन अंडर रूट 2me k किसके लिए वैलिड है? सबके लिए। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब यार क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है तो क्यों ना हम इसको रख देते हैं। h अपॉन अंडर रूट 2 मास कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अच्छा बता यार, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को V के वोल्टेज से एक्सलेट करता हूं, बताया मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन को निगेटिव के पास छोड़ दो तो पॉजिटिव में जाते जाते उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यहां रास्ता दे दो तो वो इलेक्ट्रॉन स्पीड बढ़ा के यहां से निकल भी सकता है। कितनी एनर्जी का फायदा होता है? EV। तो क्या बताया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सेलरेटिंग बाई पोटेंशियल डिफरेंस V कितना आ जाता है? EV। तो मैं यार काइनेटिक एनर्जी को और क्या लिख सकता हूं? E इंटू वी, जहां E का मतलब कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और V क्वेश्चन में दिया होगा, किसमें? इन वोल्ट, ये दिया होगा। क्या इतना कैलकुलेशन जिसमें H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये हम एक बार क्यों ना करके रख लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये बताया जाएगा एक्सेलेटिंग वोल्टेज कितना है, V दिया जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन हम क्यों करेंगे, उस समय तो नहीं करेंगे। तो ये कैलकुलेशन सॉल्व होके आता है 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और नीचे क्या बचा? अंडर रूट V, ये आता है। तो अब यार ये तो और अच्छा रहा। क्या बताओ लैम्डा का आंसर अक्सर ऑप्शन में हमें जब मिलता है तो किस में मिलता है? तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम क्या हो गया? नहीं, ये हम सीधे याद रखें, ये ध्यान रखना, V वोल्ट में रखना है। किस में रखना है? वोल्ट में। और इससे जो आंसर आएगा लैम्डा का वो मीटर में नहीं आएगा, किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सारे पार्टिकल के लिए? केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। ये भी क्लियर कर लें, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये सारी बातें यहां इलेक्ट्रॉन के लिए हैं। तो साइंटिस्ट पहले बोलते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास ऐसे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसके आधार पे ये बातें करते हैं, अपनी थ्योरी प्रपोज करते हैं। उसके बाद कोई ना कोई उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करता है। जब तक किसी चीज के एक्सपेरिमेंटल प्रमाण नहीं होते तब तक वो थ्योरी होती है, उसको सच नहीं माना जाता।
साइंटिस्ट के लिए सच का मतलब क्या होता है कि उसके हमारे पास एविडेंस है। तो जिस तरीके से यार कोर्ट किसी को सजा देने से पहले बिना सबूत के बात नहीं करता है, इसी तरह से साइंस भी बिना सबूत के आगे नहीं बढ़ती है। केवल एक ही चीज है जो बिना सबूत के आगे बढ़ता है, वो है रिलीजियस मान्यताएं, है ना। अगर दो में से हमें चुनाव करना पड़े, दो तर्क में से, तो किस तर्क को ज्यादा सही मानोगे, साइंस वाले को या रिलीजियस तर्क को? साइंस को। कुछ लोग तो यार इस कदर इग्नोरेंस वाले होते हैं कि वो कहते हैं कि यार इतने सारे तारे और इतने सारे स्टार होते ही नहीं है, ये तुम्हारी परिकल्पनाएं हैं, किसने जाके देखा है, ऐसी ऐसी बातें करते। तब मुझे लगता है कि मैं लटका दूं उसको या खुद लटक जाऊं, क्योंकि यार क्या किसी साइंटिस्ट ने ये सब चीजें प्रॉपर टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करके, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का परीक्षण करके, उस पे शिफ्ट मेथड यूज करके, कि तब बताया है कि कितने एंगुलर स्पेस में है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आकलन यहीं बैठ के उसके पूरे तरीके बनाए गए हैं, मेथड्स। उन मेथड से निकली हुई चीजें गलत नहीं हो सकती। किसने नापी है सूरज से लेकर अर्थ तक की दूरी? ये जब मुझे कमेंट पढ़ने को मिलते हैं किसी साइंस के पोस्ट पे, तब मुझे लगता है यार कि एजुकेशन कितना जरूरी है और साइंस का एजुकेशन कितना जरूरी है। वो अपनी धार्मिक मान्यताएं नहीं छोड़ेंगे, उस बात पे तर्क करेंगे कि यार किसने देखा है कि इतने गैलेक्सी दूर इतना एक गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है। अरे देखा है साइंटिस्ट ने भाई, वो जो टेलीस्कोप और इतने बड़े बड़े वो स्पेस में स्पेस सैटेलाइट बनाएंगे तो किस लिए? वो रोज ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हर चीज के साइंटिफिक तरीके हैं जिससे उनके ऑब्जर्वेशन वेरीफाई होते हैं। ऐसे थोड़ी हवा में कोई कह रहे हैं। हाँ, हर चीज, जैसे ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल कैसा होता है नहीं पता, उसके लिए परिकल्पनाएं दे सकते हैं लोग, लेकिन परिकल्पनाएं सच नहीं होंगी। तो साइंस के सिरे हैं कि यहां तक की साइंस पक्की हो चुकी है, यहां की साइंस में अभी काम करना बाकी है। साइंस के किनारे होते हैं कि ये साइंस की बाउंड्री है, इसके आगे हम डिस्कवर करेंगे, तो उसके पहले वाली तो सच मानना पड़ेगी ना भाई। नहीं तो मेरा कहना है कि जब भी कभी तुम लोग नीट में डॉक्टर बन जाना, फुर्सत में होना, तो ऐसे लोगों को गरियाना बहुत अभी नहीं यार, अभी तुम लोग पास टाइम नहीं, मतलब कि यार क्या बकवास है ये। मैं लिख देता हूं, मैं तो खाली रहता हूं, लिख देता हूं कई बार कि यार कि भैया उसके पूरे मेथड होते हैं, साइंस एक्सेप्ट करी जाती है एविडेंस के बेस पे। तो ऐसा थोड़ी यार कि दुनिया में सब कुछ गड़बड़ है, और सब कुछ गड़बड़ है तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए हम फोन पे बात कैसे कर लेते हैं? सब कुछ गड़बड़ है। कौन जानता है यार कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो डिवाइस के तौर पे यूज किया जा रहा है इतने छोटे ऑर्डर पे? अरे नहीं जानते तो इसका मतलब है ही नहीं, हम नहीं जानते तो दुनिया में कुछ सही नहीं है। हमको नहीं लगता यार ऐसा होगा। अभी तो नहीं लगता तो रहने दो, तुम्हारे पास सारे लॉजिक ही नहीं है तो कैसे लगेगा यार? कुछ लोग तो इस कदर होते कि हमें नहीं लगता तो वो चीज नहीं है। चलो, तो यार मैं ये क्यों बात कर रहा हूं कि इसने हाइपोथेसिस दी थी डी ब्रॉगली ने, उसका पहली बार प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किसने किया था? डेविसन जर्मर। डेविसन जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने, इट्स नॉट जर्मन, जर्मर है यार उसका नाम है, क्यों है मुझे नहीं पता है। डेविसन जर्मर ने एक सेटअप बना के ये वेरीफाई किया था कि जो वेव थ्योरी वाली बात है इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी वाली बात है वो एकदम सही है, और उसका प्रमाण पहली बार किसने दिया था? डेविसन जर्मर। इसलिए हम इस टॉपिक में इसको भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि डी ब्रॉगली का कंफर्मेशन किसने दिया था? इसने दिया था। जनता समझ पा रही है? तो यार इस सेटअप में क्या है, ये कुछ जाना पहचाना सेटअप है। एक रजिस्टिव वायर है जिसको एक लो टेंशन बैटरी से जोड़ दिया गया है। लो टेंशन से मतलब होता है छोटे वोल्टेज, कम वोल्टेज का। तो क्या बता रहे, किसी रजिस्टिव वायर को बैटरी जोड़ते तो उसमें करंट फ्लो करता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो उससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नहीं, फिर क्या किया गया, इस वायर और इस ये इसको कॉलिनेटर बोलते हैं। ये एक एनोड है और साथ में इसको कॉलिनेटर बोलते हैं। ये बीच में एक ऐसी सुरंग जैसी बनाई जाती है। इसका वोल्टेज यहां से निकलने वाले टर्मिनल के मुकाबले बहुत हाई रखा जाता है। बहुत हाई मतलब कि फिलहाल यहां बहुत हाई का मतलब 54 वोल्ट है। इस सेटअप के लिए 54 वोल्ट है, इससे हाई रखा जाएगा। तो बगैर हाई वोल्टेज का मतलब क्या ये इसको एक्सीलेट कराएगा कि नहीं? एक्सीलेट कराएगा।
जब एक्सलेट कराएगा तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन इस वोल्टेज के चलते काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, और यहां बहुत छोटा सा स्पेस होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन की एक बीम बन जाएगी, है ना। इतने पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन की गन हो गई। जैसे वाटर गन होती है, पानी निकालती है ना, और बुलेट गन होती है तो बुलेट निकालती है, तो ये कौन सी है? इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या निकालेगी? इलेक्ट्रॉन। हाई स्पीड से यहां इलेक्ट्रॉन निकले, फिर इलेक्ट्रॉन को, अच्छा अब जैसे ही वोल्टेज तय हो गया, ये थर्मियोनिक एमिशन हो रहा है भाई, गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकालना, और गर्म करके जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहां उनकी लगभग 0 वोल्टेज होती है, यहां आते आते उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अरे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अगर V के वोल्टेज से किसी को एक्सलेट कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी Q भी हो जाती है। चलो हमारे लिए वोल्टेज ही बहुत है। क्या इस वोल्टेज की मदद से इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की बीम का लैम्डा निकाला जा सकता है कि नहीं? कैसे भाई? 12.27 डिवाइड बाई √54 रख के देख लो, तो ये लगभग जैसा मुझे याद आ रहा है 1.6 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। ठीक है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन होता है कि लगभग कितना आता है। ठीक है, तो 54 हो गया 7 के आसपास, 7 7 49, तो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, यानी हमें पहले से पता है इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, डी ब्रॉगली की थ्योरी से। किससे पता है? डी ब्रॉगली की थ्योरी से। यार इन सब पे नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत फेमस नंबर्स हैं। 54 वोल्ट, कितना क्लियर हो गया? अब ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ने, ब्रैग की चर्चा है नहीं हमारे सिलेबस में, बट ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ने इस निकल टारगेट के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, निकल टारगेट के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या चल रहा है कि यहां निकल टारगेट को अगर कोई कट करके देखे या जूम करके देखे तो एटम की लाइंस बनी हुई हैं, और इन एटम की लाइन में पहली लाइन से टकरा के या दूसरी लाइन से टकरा के ये इलेक्ट्रॉन वापस डिफ्रैक्ट करते हैं, लौटते हैं, टकरा के लौटते हैं रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से। तो जो पहले लेवल से निकल के लौटे हैं उन्होंने कम रास्ता तय किया है, जो अंदर के दूसरे एटॉमिक लेवल से टकरा के लौटे हैं उन्होंने ज्यादा रास्ता। जब भी दो वेव में रास्ते का अंतर हो जाता है उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, तो उनमें क्या आ जाता है? फेज डिफरेंस। यानी यार इस बीम के कुछ इलेक्ट्रॉन एक लेयर को पार करके आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी लेयर को, और उनमें आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। सुपरपोजिशन का मतलब दो तरह की वेव जिनमें फेज डिफरेंस है वो मिल रही हैं। अब मिलने के बाद वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अच्छा, उसका लेना देना इस एंगल से है, एंगल बदलेगा तो रास्ता भी कम ज्यादा होगा, तो फेज डिफरेंस भी बदलेगा तो इंटरफेरेंस बदलेगा। इंटरफेरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी, या बीच का मामला भी हो सकता है। नहीं तो क्या एंगल बदलने से इन बीम के अंदर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव या बीच का मामला होता होगा? यह एक डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर कुछ नहीं ऐसा है कि इसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिरेंगे उतना ज्यादा इसके सर्किट में करंट होगा। कुछ है अंदर कि जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिरेंगे उतना ज्यादा सर्किट होगा। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता होगा इन बीम में तो क्या यहां पे करंट कम होता होगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता होगा तो ज्यादा होता होगा। तो अब यार यहां एक डिटेक्टर इस आर्क में ऐसे ट्रेवल कराया जाता है, ये पता करने के लिए कि ये बीम कंस्ट्रक्टिव वाली है, डिस्ट्रक्टिव वाली है या बीच वाली है। तो ऐसा देखा गया कि एक खास एंगल पे इसको गिरने वाली बीम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी। नो डाउट एंगल बदलने पे उतना कंस्ट्रक्टिव नहीं, हल्का फुल्का कंस्ट्रक्टिव जोन बनता है। तो यार किसी साइंटिस्ट ने, बल्कि डेविसन जर्मन ने, एंगल बदल बदल के इसकी इंटेंसिटी का परीक्षण किया। इसका परीक्षण किया इंटेंसिटी का। ये ग्राफ भी थोड़ा मैं एक बताने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ पहली बार पूरी फिजिक्स में केवल यहीं पढ़ना पड़ता है, इस तरीके का ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा पहले कभी और ना बाद कभी आएगा, ना भूतो ना भविष्यति टाइप का। ये ग्राफ एंगल वर्सेस, जैसे ग्राफ क्या होता है, एक्स वर्सेस वाई होता है, ऊंचाई में हम हाइट देखते हैं, या ऊंचाई में नहीं। ये ग्राफ एंगल वर्सेस दूरी का ग्राफ है, एंगल वर्सेस। मैंने यार यहां कोई एंगल बनाया, ये थोड़ा अजीब ग्राफ है यार, मैंने यहां ऐसे कुछ लाइनें बना दी हैं। ठीक है,
ये लाइनें बना दी हैं। क्या इन सारी लाइनों के एंगल डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं? एंगल डिफरेंट डिफरेंट है। तो यार जब इतना एंगल था तब करंट की वैल्यू क्या थी, उसको एक डॉट में दिखाना है, और वो जो डॉट है वो इधर से कितना दूर रखा गया है ना, जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा करंट। क्या समझे? दूरी ये हो गई, एंगल ये हो गया, यानी अगर ये 10 डिग्री है तो 10 डिग्री पे इतनी इंटेंसिटी है। समझ गए? ये ग्राफ कुछ अलग है, हमें एंगल देखना है और दूरी देखना है। तो यार 20 डिग्री पे कितना, 30 डिग्री पे कितना, फिर कितना, फिर कितना, इसका एक ग्राफ बना दिया गया। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। कई बार ग्राफ ही पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे दिए, बस ग्राफ पूछना है, तो ऐसा आता है। किसी एक एंगल पे ये ग्राफ सबसे बड़ा आता है, किसी एक एंगल पे ये ग्राफ सबसे बड़ा आता है, सबसे बड़ा सॉरी इधर है, किसी एक एंगल पे ग्राफ सबसे बड़ा आता है। तो ग्राफ सबसे बड़े से यहां क्या मतलब है यार, इधर से लेके इधर तक की दूरी सबसे ज्यादा है, इधर से लेके इधर तक की दूरी सबसे ज्यादा है, तो मैं कहूंगा यहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। यानी एक खास एंगल पे 50 डिग्री पे, किस एंगल पे 50 डिग्री पे देखा गया कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, हर एंगल पे इंटेंसिटी क्या क्या मिली उसका ये ग्राफ है। कई बार, एक बार मैं एंगल कंफर्म कर लेता हूं, नोट कर लें इतना, ये डायग्राम नोट करें। ये जो एंगल है ये किन के बीच का एंगल है? आने वाली बीम और जाने वाली बीम के बीच का एंगल है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड रिफ्लेक्टेड बीम। हाँ, डेविएशन जर्मर, इसमें लिखा नहीं है क्या? इस पूरे ब्लॉक का नाम इलेक्ट्रॉन गन है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। हाँ, 50 डिग्री एंगल है, 50 डिग्री पे ये जो 50 डिग्री है ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड रिफ्लेक्टेड बीम, रिफ्लेक्टेड बीम। इसका एक और नाम है स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। एक सिंबल मैं और यूज कर रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं यार ब्रैग्स एंगल। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, ब्रैग्स एंगल। ये एनालिसिस भी पूछी नहीं जाएगी, ये ब्रैग्स वाली कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बस बता रहा हूं। तो यार ब्रैग ने क्या बताया कि 2 लेयर्स, देख लेना भाई हमारे काम आ सकता है, यहां पे बीम में एक पहले एटॉमिक लेवल से टकरा के जाने वाली और एक
दूसरे एटॉमिक लेवल से जाने वाली बीम है, और वो दोनों जब मिलती हैं तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। नहीं तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली थीटा पे, और फाई उसी थीटा से रिलेटेड है। थीटा बदलेगा तो ये एंगल भी बदलेगा। ये इंटर एटॉमिक लेवल पे कुछ एनालिसिस है जिसपे हमें ज्यादा मतलब है नहीं, है ना, ये इंटरफेरेंस की थ्योरी से आता है। डी क्या है? डी यहां पर निकल के मॉलिक्यूल के बीच का गैप है। डी क्या है? डी यहां पर मॉलिक्यूलर गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच ये 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। डी रखने के बाद और फाई रखने के बाद लैम्डा निकाला जा सकता है। कौन सी थ्योरी यूज करके? ये जो ब्रैग्स की थ्योरी है, ये जो ब्रैग्स की थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है? ब्रैग्स की थ्योरी वेव मॉडल पे बेस्ड है। उसने क्या कहा? पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है, कितना है? 1 लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फाई थीटा से रिलेटेड है। तो यार ये डी रखने के बाद 0.91 इंटू 10⁻⁻10, फाई रखने के बाद ये फाई का जो एंगल आता है ये कुछ थीटा से निकल के आता है 65 डिग्री के आसपास। ये रखने के बाद हम लेमडा निकाल सकते हैं, और जो लेमडा यहां से निकल के आता है वो भी 1.65 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। मतलब कि वेव थ्योरी से निकाला गया एंगल, डी ब्रॉगली थ्योरी से निकाला गया लेमडा, वो क्या आ गए? सेम आ गए। इसका मतलब कि डी ब्रॉगली की थ्योरी सही है। बस ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक वेव थ्योरी है और एक डी ब्रॉगली थ्योरी है, दोनों से निकाले गए लेमडा सेम आ गए। इसका मतलब डी ब्रॉगली की थ्योरी सही है, माइनर सा डिफरेंस है। क्या बात समझ में आ गई है? नोट कर लें। इस पे नहीं आएगा, बस इसका डेटा समझना है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर भी जितना मैंने लिखा है इतना नोट कर लो, एकदम अनजाना सा ना लगे, कहीं देखने को मिल जाए तो। ये 65 डिग्री है ब्रैग्स एंगल। ये एंगल क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता, 50 डिग्री क्वेश्चन का हिस्सा होता है। ये 50 डिग्री पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 54 वोल्ट पे पूछा जा सकता है। और ये ग्राफ आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राफ 4 में से कोई पूछा जाए, इसको हम लोग रेडियल ग्राफ बोलते हैं। रेडियल ग्राफ, रेडियल क्यों? क्योंकि यार ये रेडियल दूरी है जो एंगल के साथ साथ बदल रही है। क्या हर एंगल पे ये रेडियल दूरी बदल जाती है कि नहीं? बस वो रेडियल ग्राफ कहलाता है। और ये ग्राफ केवल इस टॉपिक में देखने को मिलता है और केवल यहां देखने को मिलता है। तो पहला तो बड़ा सवाल यही होता है, लोग सोचते हैं सर ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या डिनोट कर रही? कुछ नहीं डिनोट कर रही, कुछ नहीं डिनोट कर रही है। भाई किसका किसका ग्राफ है? एंगल और इंटेंसिटी का। तो एंगल ये दिख रहा है और इंटेंसिटी इस दूरी का नाम है। यहां एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का कोई मतलब, बस ये रेफरेंस लाइन है। ये लाइन ना भी बनाओ तो चलेगा। क्लियर है भाई? तो अब क्या है, हम लोगों ने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ठीक ठाक कर ही रखी है। ये फॉर्मूला ही मेन आया है, ये वाला और ये वाला, इस पे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो अब देखो यार, मैटर वेव में 1 से लगा के